Hello everyone, welcome to Expert Smart Class and this is your social studies teacher काजोल सिन्हा here। तो हमने स्टार्ट की थी जनरल स्टडीज़ की सीरीज़ जिसमें हमने डिफरेंट काइंड के जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे मतलब डिफरेंट काइंड के टॉपिक्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में लाइक करते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। तो इसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं, ये जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने उठाए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ सॉल्व करवा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या कंटेंट और ऐड हो सकता है या किन किन इस क्वेश्चन में से और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है क्लास नंबर 11 एंड द टॉपिक इसमें रहेगा आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें कि हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। ये टॉपिक जो है बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड रहेगा। लैटिट्यूड क्या होता है? अक्षांश, क्लियर, और लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतर, क्लियर। तो इसमें अक्षांश और देशांतर का जो चैप्टर होता है, इसमें मतलब ये वन ऑफ दी मैं कहूंगी टफ चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी के टफ चैप्टर में से एक है, क्योंकि अगर एक बार आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो सारी ज्योग्राफी बहुत सही लगती है, बट इसी चैप्टर में अगर कंफ्यूजन रह गई तो ओवरऑल जितने भी चैप्टर्स होंगे वहां भी दिक्कत आने ही वाली है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, सबसे पहले अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है वो समझ लेते हैं, अभी फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। पहले हम थोड़ा सा टॉपिक को समझ लेते हैं कि इसमें बेसिक चीजें क्या होती है। अब देखो, ये है आपका ग्लोब, ठीक है, जिसको कि हम मॉडल ऑफ अर्थ कह सकते हैं। अब ग्लोब क्या है? एक ना इमेजिनरी हम कह सकते हैं, वो है मतलब इमेजिनरी है, काल्पनिक है, हमने बनाया है, हम में से ही किसी ने। तो मतलब अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए अर्थ का एक मॉडल तैयार किया गया है जिसको हमने बोला था ग्लोब। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ग्लोब को सर्कल में रखा गया है, जबकि अर्थ की जो एक्चुअल शेप है, अर्थ की एक्चुअल शेप आप ऐसे देख सकते हो। इस एक्चुअल शेप को बोलते हैं जियोइड। क्या बोलते हैं? जियोइड। यानी जियोइड शेप को हम मतलब जियोइड जो शेप है वो होती है हमारे अर्थ की ओरिजिनल शेप। आप बाकी जगह देखने को मिलेगा, आपको कई कई बुक्स में आपको स्फेरिकल, राउंड ये सब देखने को मिलेगा, बट एनसीईआरटी जो आपसे बोलती है वो ये है कि इसकी जो एक्चुअल शेप है वो है जियोइड। हिंदी में भी ऐसे ही आता है। ठीक है, अर्थ में हमारे दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हिंदी वाले बच्चे सुन लें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो जियोइड शेप का हमारा अर्थ है और इसमें उत्तरी दक्षिणी ध्रुव है। अब इसके ऊपर ना कुछ काल्पनिक रेखाएं हम कह सकते हैं वो खींची गई है, यानी कि ओरिजिनल नहीं है, साइंटिस्ट नहीं किया है ये सब, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडी ऑल द अर्थ। ठीक है, कि स्टडी कर सके हम अर्थ के बारे में, अच्छे से अर्थ को जान सके, उसके फिजिकल फीचर्स को जान सके, लोकेशन, टाइम एंड ऑल दैट। यानी कि पूरी ज्योग्राफी को इजी बनाने के लिए इस तरीके से अर्थ के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस जो है वो ड्रॉ की गई है। तो इस तरीके से जब हम समझते हैं ग्लोब के बारे में, तो ग्लोब में सबसे पहले जो लाइन ड्रॉ की वो है क्या? मिडल लाइन ऑफ द अर्थ। अब दो तरीके की लाइंस है हमारे पास। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ लाइंस आर देयर। कौन सी है तो समझ लो। फर्स्ट वन इज लैटिट्यूड, जिसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं, एंड द सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूड। ठीक है, देशांतर बोलते हैं इसको हिंदी में। अब देखो, दो ही टाइप की लाइंस जो है हमारे अर्थ के ऊपर यानी ग्लोब के ऊपर ड्रॉ की गई है। ठीक है, अब होती क्या है लैटिट्यूड की बेसिक सी एक इन्फॉर्मेशन में अगर आपको दूं, ये हॉरिजॉन्टल होती है और ये वर्टिकल होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से और वर्टिकल ऐसे। क्लियर है? ये नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ। अब देखो, हमारी वर्टिकल हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई, दो टाइप की हमारी लाइन आपको समझ में आ गई। ठीक है, वैसे तो अगर मैं बहुत उसमें बताऊं आपको तो ये एंगल के थ्रू ड्रॉ की जाती है, एंगल्स लेकर मतलब 1 डिग्री का दोनों साइड से। सपोज यहां से ले लिया 1 डिग्री का एंगल, ठीक है, ईस्ट साइड से, एंड वेस्ट साइड से भी 1 डिग्री का एंगल। ठीक है, 1 डिग्री के एंगल को जब ऐसे मिलाया तो ये जो हमारे पास लैटिट्यूड आएगा ये भी किस डिग्री का होगा? ये भी 1 डिग्री का होगा। तो ये क्योंकि 1 डिग्री का ही मतलब एंगल जो है वो लिया गया है, तो लैटिट्यूड का नंबर भी क्या होगा? 1। ठीक है, 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री, इस तरीके से बहुत सारी लैटिट्यूड खींची गई है हमारे ग्लोब पर। टोटल कितनी लैटिट्यूड्स है ये? टोटल है ये 90। ठीक है, ये कौन सी है? 90।
यानी कि ध्यान से सुनना, 90 लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा है नॉर्थ में है, 90 ही कितनी है, 90 ही कहां पर है, साउथ में। क्लियर, 90 है नॉर्थ में, 90 है साउथ में, टोटल कितनी हो गई 180। और जो बीच की हमने लाइन बताई थी ये वाली, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड। आई बात समझ में? ये जो बिल्कुल बीच वाली लाइन है इसको हम दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं, चलो ये, ठीक है, ये जो बीच वाली लाइन है दिस इज कॉल्ड व्हाट, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब इसको वर्ल्ड में किस नाम से फेमस है, ये इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर हिंदी में भूमध्य रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। अब ये तो हमने कुछ पढ़ा अक्षांश रेखाओं के बारे में, अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में, ठीक है। तो देशांतर, सबसे पहली चीज जो इसके बारे में हमने जानी वो क्या थी, एक सेकेंड, वो क्या थी, वो ये थी कि ये वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब ऐसे, तो बहुत सारी ऐसी लाइंस आप ड्रॉ ऐसे देखते हो, तो ये जो 0 डिग्री दिख रही है, ये जो बिल्कुल बीच में है, इसको भी हम कलर चेंज करते हैं, ये जो बीच वाली लाइन है जो अर्थ को एकदम दो पार्ट में डिवाइड करती है, इसको बोलेंगे स्पेशल काइंड का लॉन्गिट्यूड है, इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या फिर ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ठीक है, जीएमटी लाइन भी इसको बोलते हैं। अब क्या चीज है, इस 0 डिग्री के ईस्ट में अगर हम देखें तो इस तरीके से 1, देखो ये हो जाएगी हमारी 1 डिग्री की लाइन, ठीक है, ये हो जाएगी 1 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री, कलर चलो हम रेड ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, इस तरीके से जितनी भी लॉन्गिट्यूड आप देख रहे हो वो ईस्ट साइड में होंगे, 0 डिग्री के ईस्ट साइड में और 0 डिग्री के वेस्ट साइड में, ठीक है, ये देख लो। तो टोटल कितने लॉन्गिट्यूड या देशांतर हमारे पास हमारे ग्लोब के ऊपर है, फिलहाल हम देखेंगे 0 डिग्री के ईस्ट में हमारे पास है 180, कितना है हमारे पास 180, एक सेकेंड, ठीक है, हमारे पास है टोटल 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं, जो कि कहां पर है हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, जो हमारा पूर्वी गोलार्ध है। देखो हमारे पास 4 है ना, 4 हेमिस्फीयर है, ये जो पूरा हेमिस्फीयर है ये है नदन और ये है सदन यानी कि दक्षिणी, और ये है हमारा ईस्टर्न पूर्वी गोलार्ध और ये है वेस्टर्न पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारे पास 4 हेमिस्फीयर है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कितने हो जाएंगे 180 लॉन्गिट्यूड, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी कितने हो जाएंगे 180 लॉन्गिट्यूड। तो यानी कि 180 ही हमारे वेस्ट साइड में है, 180 ही हमारे ईस्ट साइड में है, टोटल कितने हो जाएंगे, दे विल बी टोटल इन नंबर 360, ठीक है, 360 रेखाएं जो है वो इन टोटल हो जाएगी आपके लॉन्गिट्यूड के काउंट में। क्लियर है इतनी बात? तो अर्थ के ऊपर टोटल लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर हो गई 360, लैटिट्यूड यानी अक्षांश हो गए 180। कोई अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अच्छे से मैंने एक चीज बता दी है कि कैसे क्या क्या यहाँ पे लाइंस ड्रॉ है। अब क्या होता है कि ये लाइंस ड्रॉ करने का क्या मतलब शौक चढ़ा था? नहीं, ये इसलिए ड्रॉ की गई थी ताकि अच्छे से एक लोकेशन सेट की जा सके, टाइम सेट किया जा सके, पर्टिकुलर डिस्टेंस देखा जा सके कि एक एरिया से दूसरे एरिया का डिस्टेंस क्या आता है। क्लियर है? तो जस्ट इन्हीं चीजों के लिए इन सब रेखाओं को ड्रॉ किया गया है। क्वेश्चन पे आ जाएंगे अभी कि क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे। अच्छा, हीट की बात करूं मैं अगर, तो आप ये देखो हीट कहाँ पे ज्यादा होगी, किस लैटिट्यूड पे होगी, क्योंकि देखो हम इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। सन जो राइज होता है वो सन कहाँ से राइज होता है, बचपन से पढ़ते हो आप ये चीज, ईस्ट से, है ना। ये देखो सन ईस्ट से राइज होता है, तो जब सन राइज होता है तो और ये जो हमारी अर्थ है, देखो हम ग्लोब को अगर कैसे घुमाएं, वेस्ट टू अर्थ, ठीक है, वेस्ट टू अर्थ, वेस्ट टू अर्थ, ऐसे अर्थ घूमती है, सन कहाँ पे राइज हो रहा है, ईस्ट में। इसकी सबसे ज्यादा डायरेक्ट जो रेज होगी वो कहाँ पर फॉल होंगी, यहाँ पर, ये जो बीच वाली रेखा आप देख रहे हो, यानी कि इक्वेटर पर, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन पे सबसे ज्यादा हीट पड़ेगी। तो इक्वेटर लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन के आसपास का जो जोन होगा दैट विल बी कॉल्ड हीट जोन या फिर टॉरिड जोन, ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, हीट जोन या फिर टॉरिड जोन। इसको हम अलग कलर से कर लेते हैं। देखो ये वाला जो मैं एरिया बात कर रही हूँ, ये एरिया जो हमारा बिल्कुल इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ में है, इसको हम बोलेंगे हीट जोन या फिर टॉरिड जोन। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि यहाँ पर हीट रहेगी ज्यादा। इससे थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे जाएंगे
तब हमारे पास दूसरा जोन आ जाएगा, मतलब जोन चेंज होते रहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन को समझाने के लिए देखो, मैंने आपको इतना कुछ अच्छे से उस क्वेश्चन को करवाने के लिए सारा डिटेल में बता दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन्होंने कहा है कि टॉरिड जोन लाइज बिटवीन, टॉरिड जोन किसके बीच में आता है? सिंपली ये देखो, अब यहाँ पे ना डिग्रीज का थोड़ा खेल मैं आपको समझा देती हूँ कि डिग्रीज कैसे करनी है, क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन कुछ बच्चों को रह जाती है, उसको हम क्लियर करते हैं। देखो, आपने कुछ ना शुरू से जब आपने ज्योग्राफी की होगी तो कुछ बेसिक चीज़ें जब आप करते हैं तो आपने बेसिक चीज़ों में की होगी कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड यानी अक्षांश आपने किए होंगे, जैसे कि 0 डिग्री आपको मैंने बताया था इक्वेटर भूमध्य रेखा, ठीक है। इससे आप अपर में जाएंगे 23.5 नॉर्थ, जिसको हमने बोला था क्या, कैंसर लाइन या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 साउथ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 23.5 साउथ, ठीक है। और इसके और ऊपर और नीचे जाएंगे हम, मतलब नॉर्थ और साउथ में, तो हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट लाइन आएगी, इसको हम क्या बोलते हैं 66 डिग्री हाफ नॉर्थ, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है हमारा आर्कटिक सर्कल, ठीक है, आर्कटिक सर्कल। क्लियर है? और थोड़ा सा हम साउथ में जाएंगे तो साउथ में है हमारा 66.5 साउथ, और इसको हम बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल। यानी कि कहने का मतलब क्या कि हमारे पास कितनी लाइंस हो गई इंपॉर्टेंट वाली, 2 3 4 5, 5 हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, इनको हमेशा ध्यान रखना, इन्हीं के बीच में जोन डिसाइड हो जाता है। जैसे 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ तक ये जो पूरा जोन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हीट जोन, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, शायद क्वेश्चन यही था, टॉरिड जोन ही था क्वेश्चन, है ना। ये रहा, देखो, द टॉरिड जोन लाइज बिटवीन साउथ पोल सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल। एंड देखो यहाँ पर ना इंग्लिश में थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा, इसको आप सही कर लो, कर्क रेखा और मकर, ठीक है, कर्क और मकर। यानी कि क्या अभी हमने देखा कि कैंसर से लेकर कैप्रिकॉन के बीच में जितना भी जोन है, जितना भी ट्रॉपिक है, दैट विल बी कॉल्ड ट्रॉपिक जोन। इसको हिंदी में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर यही तो बताया मैंने आपको कि कैंसर से लेकर कैप्रिकॉन का जितना भी एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। तो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। एट व्हाट लैटिट्यूड डज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ्स? ईस्टर्न जो जेट स्ट्रीम होती है वो पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर कब, मतलब समर मंथ में कौन से डिग्री में चलती है? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा 14 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 14 डिग्री नॉर्थ। ऐसे करके हमारा इक्वेटर लाइन है, तो ये 0 डिग्री अभी मैंने बताया, तो जो 14 डिग्री नॉर्थ होता है, यानी इस डिग्री पर कौन सी जेट स्ट्रीम चलती है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ईस्टर्ली का मतलब ईस्ट से आती है, ऐसे करके ईस्ट से आती है और इंडिया के ऊपर चलना शुरू हो जाती है ये हवाएं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ ईस्टर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इज लोकेटेड 20। अच्छा, कौन से मंथ में 20 नॉर्थ से लेकर 25 नॉर्थ तक लैटिट्यूड के बीच में गंगा प्लेन के ऊपर जो ये है जोन बनता है, ठीक है, तो ये जुलाई में बनेगा। क्लियर? देखो ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक है, ये इंडिया, तो इंडिया के ऊपर ऐसे करके ऐसे जो जाएगा ट्रॉपिकल जोन बनेगा। वो ट्रॉपिकल जोन का मतलब ये होता है, मतलब जो ये हीट वाला जोन होता है, ITCZ इसको बोलते हैं, ये तभी बनता है जब हमारे इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, ठीक है। तो जुलाई के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर जुलाई के टाइम पे ना ऐसे करके जो सन की रेज है वो साउथ में जाती है, साउथ में जाएगी तो धीरे धीरे इंडिया से गर्मी जानी स्टार्ट हो जाती है, जानी इन द सेंस कि जून में तो बहुत ज़्यादा हीट होगा
और धीरे धीरे जब जुलाई आएगा तो थोड़ी सी हीट कम होने लगेगी और ये जो टेम्परेचर का आप देख रहे हो ये एरो नीचे चला जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो आंसर क्या रहेगा इसका? जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरियोलिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरियोलिस फोर्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट है। तो पहली बात समझ लो कि कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। ये देखो, ये जो हमारी अर्थ है इसका मैंने आपको क्या बताया था, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, जब ये घूमती है तो अपने साथ जितनी भी इसके साथ विंड्स अलाइन होती है वो भी साथ में घूमती है। इस पूरे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि इसकी वजह से डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। मतलब हवा की डायरेक्शन, आप जिस डायरेक्शन में जाएंगे हवाएं जिस उसके अपोजिट आएंगी, है ना। जैसे बस का एग्जाम्पल ले लो आप, बस जिस डायरेक्शन में चलेगी हवा उतनी ही उल्टी चलती है। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसमें भी यही होगा, जब वेस्ट टू ईस्ट जाएंगी अर्थ तो हवाएं में क्या है, हवाएं इस साइड से आएंगी। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोरियोलिस फोर्स। अब इसमें क्या ऑप्शन है? डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट इन द नॉर्थ एंड टू द लेफ्ट इन द साउथ। अब जब हवाएं ऐसे चलेगी, देखो ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर में ऐसे करके हवाएं जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो जब ये ऐसे रोटेट होगी वेस्ट टू ईस्ट तो क्या होगा, जो नॉर्थ से विंड्स आ रही है वो सारी नॉर्थ वाली जो विंड्स है वो अपने राइट डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी, और जितनी भी साउथ से विंड आ रही है वो सारी लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। बहुत सही से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। जब वेस्ट टू ईस्ट ये अर्थ घूमेगी, रोटेट होगी, तो जितनी भी नॉर्थ की विंड्स होगी वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगी, जितनी भी साउथ की विंड्स होगी वो कहाँ होगी? लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ढूंढ लो कहां पर है, डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट इन द नॉर्थ एंड टू द लेफ्ट इन द साउथ। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें। अच्छा इनकरेक्ट बोला है इन्होंने, तो ये तो करेक्ट है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द ऑल्टीट्यूड एंगल, डिफ्लेक्शन इज लेस व्हेन विंड इज स्ट्रॉन्ग। ये गड़बड़ है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन लेस नहीं होता है, हवा तेज होगी तो डिफ्लेक्शन भी अच्छा होगा, एब्सेंट पे नहीं होता, इक्वेटर पे एब्सेंट होता है। बिल्कुल सही बात। तो ऑप्शन जो है इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक भूमध्य यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी है? देखो ठीक है, ये हमारा जो इंडिया है इसमें बिल्कुल इंडिया से ऐसे करके बीच में से एक लाइन जाती है जिसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, या फिर इसको आईएसटी करके भी बोल देते हैं। आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जो क्या करती है, आपके ओवरऑल इंडिया का टाइम फिक्स करती है। यानी कि जो टाइम वेरिएशन या टाइम इशू बनता है, आप अलग अलग जगह है, देखो आप देख रहे हैं, आप जहां से देख रहे हैं आप अलग जगह पे हैं, हम अलग जगह, तो ये जो जगह के डिफरेंस होता है, जगह के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, क्लाइमेट की बात कह लो, सिचुएशन की बात करो, सब डिफरेंट काइंड की होती है। अब उसको एक ना इस बड़े इशू को रिजॉल्व करने के लिए स्पेशली एक टाइम लाइन बनाई गई जिसका नाम था इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, मतलब रखा गया है, और ये जाती है यूपी के प्रयागराज के नैनी एक टाउन है, वहां पर ये क्रॉस करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस लाइन की जो लॉन्गिट्यूड है, यानी जो अभी हमने लॉन्गिट्यूड देखा, डिग्री कौन सी है, 82 डिग्री 30 मिनट, और कौन सी है, ईस्ट। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ईस्ट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि आप थोड़ा सा यहाँ पर देखो, यहाँ हमने एक चीज देखी थी, देखो ये इक्वेटर था, ये 0 डिग्री जीएमटी। ठीक है, इसके जितने भी ईस्ट की लाइन होगी, यानी कि ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड होगा, ये सारा किस में आ जाएगा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न। तो 0 के बाद 1 2 3 करके जब 82 आया है, ठीक है, 82 के भी कितने मिनट आगे, 30 मिनट्स, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, तो इस पूरी लाइन पे, मतलब ये जो लाइन है यही क्या करती है, हमारे इंडिया का टाइम फिक्स करती है, और इंडिया के बिल्कुल सेंटर में से ये पास करती है। डन है इतनी बात? ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में एक एक चीज बता दी है, तो प्रॉब्लम आपको आने नहीं वाली है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच वाटर बॉडी सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड्स एंड द निकोबार आइलैंड्स?
देखो कौन सी वाटर बॉडी जो है वो अंडमान एंड निकोबार को क्या करती है, मतलब अलग करती है। सबसे पहले आप ये देखो, ठीक है, चलो इसको हम समझ लेते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं रफली इंडिया ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इंडिया का जो बिल्कुल साउथ लैटिट्यूड है, यानी कि इंडिया जीरो, सॉरी जीरो नहीं, इंडिया किस लैटिट्यूड से शुरू होता है और किस लैटिट्यूड पे खत्म होता है, तो 8 डिग्री, ठीक है, क्योंकि नीचे 0 है तो 0 1 2 3 8 डिग्री 4 मिनट से और नॉर्थ से इंडिया शुरू है और फाइनली इसकी एंडिंग कहाँ पर है, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 से स्टार्ट है, 8 9 10 11 12 कहाँ तक है, 37। ये पूरा इंडिया का वो है, क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इन्होंने पूछा कि अंडमान और निकोबार के बीच का बताओ, तो अंडमान निकोबार कहाँ पड़ता है, ये आपका अंडमान, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, निकोबार। क्योंकि अंडमान अलग ग्रुप है, निकोबार अलग है। अंडमान में क्या है, काफी सारे आइलैंड्स है, मतलब दिस इज अ ग्रुप ऑफ लॉट्स ऑफ आइलैंड्स, एंड निकोबार में थोड़े कम ग्रुप है, कम आइलैंड्स है, ठीक है। तो ये बड़ा ग्रुप है और ये छोटा। अब इनके बीच से ही एक लाइन क्रॉस करती है ऐसे करके, ठीक है। इसकी कोई ना कोई डिग्री तो होगी ना, तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 10, यानी कि 10 डिग्री लैटिट्यूड पासेस इन बिटवीन द टू ग्रुप्स अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ध्यान रखना 10 डिग्री का जो ये लैटिट्यूड है, ये इन दोनों के बीच में से गुजरता है और 8 डिग्री से स्टार्ट होता है हमारा इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है। अब देखो वाटर बॉडी पूछा है ना इन्होंने, तो हमने देखा था ये अंडमान ये निकोबार, तो इनके बीच में से लैटिट्यूड जाता है कौन सा, 10 डिग्री। तो 10 डिग्री पे ही जो वाटर बॉडी होगी उसी को हम 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, क्योंकि 10 डिग्री चैनल ही क्या करता है, डिवाइड कर रहा है अंडमान और निकोबार ग्रुप को, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप की हम बात करते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज नियर, जो भारत का सदर्न यानी दक्षिणी भाग होता है वो किसके नियर पड़ता है। अब एक चीज समझो कि साउथ पार्ट की बात हो रही है, ठीक है ना, चलो बना लेते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ये इक्वेटर है, तो ये आपका इंडिया, तो यानी साउथ, यानी कि साउथ का मतलब तमिलनाडु केरला वाला पार्ट, वो किसके नियर है, रेन के पास में है, टेम्परेट के पास में, पोलर के पास में, हॉट के पास में। अब एक चीज सोचो, टेम्परेट कहाँ से हो जाएगा भाई, टेम्परेट तो ठंडी जगह में होता है, साउथ में तो वैसे इतनी गर्मी होती है, तो ठंडी जगह तो यहाँ नहीं होगी, ठंडी जगह तो यहाँ पर होगी या यहाँ पर होगी, ठीक है। पोल के पास में रेन, पोलर के पास तो बिल्कुल नहीं है, पोल यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो साउथ का पोल से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी कट करो, ये भी कट करो। नेक्स्ट है हॉट या रेन। अब देखो हमने अभी पढ़ा था 23 हाफ नॉर्थ कैंसर लाइन से 23 हाफ साउथ कैप्रिकॉर्न तक जितना भी पार्ट था, ठीक है, ये जितना भी पार्ट था वो सारा किस में आता था, ट्रॉपिक ऑफ मतलब टॉरिड जोन में, ठीक है। तो ये जो साउथ वाला पार्ट होगा ये किस में आ रहा है, ये हीट जोन में आ रहा है, यानी कि हॉट, यानी कि ये देखो क्या है, ये उष्ण है ना, तो हॉट जोन में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रेन भी करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, साउथ वाला जो हो जाएगा किस में हो जाएगा, हॉट जोन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी टोटली करेक्ट। समझ में आई चीज, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब ये ना ज्योग्राफी के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस में से आते हैं, अगर टॉपिक आपने अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डेट्स डज इक्विनॉक्स फॉल, इक्विनॉक्स कौन से 2 डेट्स में पड़ता है, ठीक है। इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स का मतलब ये होता है कि जिस दिन जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट किस पर पड़ती है, डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती है, ठीक है। तो 2 दिन हमारे पास होते हैं, तो कौन कौन से डेट है वो आप डेट देख लो। एक तो है हमारा 21 जून और एक है हमारा 23 सितंबर, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, 21 जून एंड 23 सितंबर।
कहने का मतलब यहाँ पे देख लो, चाहे आप, ये सन है, अर्थ की 4 पोजीशन अगर हम देखें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, दिसंबर के बाद आ जाएगा जिनमें मार्च, ठीक है, जून और दिसंबर में पड़ेगा। एक सेकेंड, 23 सितंबर, हाँ जून और सितंबर, बिल्कुल सही है, जून और सितंबर में पड़ेगा। तो यानी कि 2 दिन क्या होगा, सन की जो लाइट है वो 2 दिन क्या रहेगी, डायरेक्ट इक्वेटर पर रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो हो जाएगा करेक्ट, 21 जून और 23 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द नदर्न टिप ऑफ इंडिया टू इट्स सदर्न टिप। नदर्न टिप ऑफ इंडिया, अच्छा नदर्न टिप का मतलब ये, ठीक है। अब देखो बिल्कुल जो उत्तरी टिप है ये वाला एंड दिस वन, तो ये पूछ रहे हैं कि कितना डिस्टेंस है, ठीक है। नदर्न से सदर्न का कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस याद रखना, और एक और डिस्टेंस लिख लो आप, क्योंकि वो भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट है 2933 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि 2933 किलोमीटर ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा वास्ट नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये वाला पोर्शन नॉर्थ टू साउथ वो ज़्यादा उसकी लेंथ है, तो नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा 3214 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें सी। बाकी ईस्ट टू वेस्ट का भी मैंने आपको बता दिया, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल कॉल्ड। अब देखो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपली यहाँ पर आ जाओ आप, ठीक है। ये 0 डिग्री, 0 से 23 हाफ नॉर्थ, 23 हाफ साउथ, 66 हाफ साउथ, 66 हाफ नॉर्थ, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ नहीं, ट्रॉपिक नहीं, ठीक है। आर्कटिक सर्कल, इसको बोलेंगे मार्कटिक, और ये हो गया आपका अंटार्कटिक, ठीक। ये एक नोट्स बना के इसमें लिख लो, क्योंकि इससे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप एक ही बार में बना के लिख लो। जैसे कि रेड वाला है तो रेड वाला जो जोन है ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से ये सारा क्या हो जाएगा, हीट जोन, ठीक है, हीट जोन। नेक्स्ट हीट जोन के बाद आ जाओ आप 23 हाफ नॉर्थ से 66 एंड हाफ, दिस वन विल बी, ये जो पार्ट है ये हो जाएगा आपका टेम्परेट जोन, ठीक है, टेम्परेट। 23 हाफ साउथ से लेकर 66 हाफ ये क्या हो जाएगा, टेम्परेट, यानी कि इन कंपैरिजन, किसके कंपैरिजन में, हीट जोन के। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आर्कटिक और नॉर्थ पोल। तो ये जो सारा जोन हो जाएगा ये हो जाएगा कौन सा, कूल जोन, या फिर हम इसको कोल्ड जोन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये कोल्ड जोन। कहने का मतलब ये हमारे पास कितने जोन हो गए, 1 2 3 जोन होते हैं हमारे पास, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल कॉल्ड। आर्कटिक सर्कल से शुरू होकर नॉर्थ पोल तक, ठीक है, आर्कटिक से नॉर्थ पोल का जो एरिया है उन्होंने पूछा है, तो साफ साफ अभी हमने देखा है, इसको हम बोलते हैं कोल्ड जोन, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में शीत कटिबंध करके बोलते हैं, तो शीत कटिबंध यानी कि ऑप्शन नंबर बी कोल्ड जोन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें लगाना है। नेक्स्ट 1 डिग्री लैटिट्यूड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर।
1 डिग्री जो अक्षांश होता है वो कितने किलोमीटर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो ये 0 डिग्री, ठीक, 0 से 1, 1 से 2, ठीक है, 3, 4, ये जितने भी हमने टोटल हमने कितने पढ़े थे, 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में। अब इनके बीच में ना, अभी देखो मैंने जो बनाया है वो इक्वल नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन हर लैटिट्यूड के बीच में इक्वल डिफरेंस होता है, बल्कि लॉन्गिट्यूड के बीच में नहीं होता, लैटिट्यूड के बीच में हमेशा डिस्टेंस इज इक्वल। तो इसमें ध्यान रखना, एक ही डिस्टेंस लेना है आपको, चाहे वो आप 89 से 90 के बीच का ले रहे हो, चाहे आप 1 से 2 के बीच का ले रहे हो। तो इसमें जो डिस्टेंस होगा वो होगा 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हर लैटिट्यूड के बीच में मिलेगा। आई बात समझ में, चाहे वो कोई भी लैटिट्यूड हो अर्थ में, 1 डिग्री अक्षांश के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 111 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द जॉइनिंग ऑफ लाइन सिचुएटेड एट इक्वल ट्रेवल टाइम फ्रॉम अ कॉमन सेंटर कॉल्ड। एक जो जॉइनिंग लाइन होती है, व्हाट इज द जॉइनिंग ऑफ लाइन सिचुएटेड एट इक्वल ट्रेवल टाइम फ्रॉम अ कॉमन सेंटर कॉल्ड। इन्होंने पूछा है एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है। देखो इन्होंने पूछा है कि 2 लाइन है हमारे पास, ठीक है, और इक्वल ट्रेवल टाइम है, तो कॉमन सेंटर क्या होगा, इन दोनों लाइंस के बीच का जो कॉमन सेंटर है वो क्या होगा, तो उसे हम बोलते हैं क्या, आइसोटोप, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंदी में देख लेना इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं इसको। डायरेक्ट क्वेश्चन था कह रही। तो हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 13। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ वो रहेंगे हमारे नेबर कंट्रीज यानी कि पड़ोसी देश से रिलेटेड। देखो ऐसे क्वेश्चन ना, मतलब ये जो आपकी सीरीज चल रही है जिसमें हमने बहुत सारी चीजें कर ली है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज, फिजिकल फीचर्स, अक्षांश देशांतर, ये तो ये काफी खास चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन, मतलब ऐसा टॉपिक है ही नहीं है जिसमें से कभी क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। नेबर कंट्री से भी काफी बार काफी क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज ज्योग्राफिकली क्लोज टू श्रीलंका। देखो श्रीलंका के करीब या श्रीलंका के पास में कौन सा जो है एरिया पड़ता है। एरिया आपको ज्योग्राफिकली पता होना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो समझ लो क्या करना है। ये है आपका, ये इंडिया है। अब इंडिया में सबसे पहले ना कड़ाई कलाल देख लो, तो कड़ाई काल आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। यमन भी वही है, यमन आंध्र प्रदेश में है, माहे केरला, उसके बाद क्या है इसमें, कराई कराल, यनम, माहे। अच्छा इन्होंने पूछा कि डायरेक्ट, तो ये देखो ये श्रीलंका हो गई, तो आप खुद सोचो कौन होगा, कराई कॉल होगा या फिर यनम होगा, क्योंकि श्रीलंका जो है वो इस साइड में, ईस्टर्न साइड में है ना, तो ईस्टर्न साइड वाले तो पॉइंट होंगे उसके पास में। तो ईस्टर्न साइड में हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, कराई कराल और यनम। यनम पड़ जाएगा आंध्र प्रदेश में, तो ये होगा नहीं, कराई कराल हो जाएगा इसका आंसर। तो सिंपल सी चीज है, क्वेश्चन का कोई रूप नहीं होता, कोई फॉर्म नहीं होता, आपको टॉपिक पता है, थ्योरी पता है, लोकेशन पता है, तो क्वेश्चन कैसी भी आ जाए आप अच्छे से डील कर दोगे। तो आंसर इसका हो जाएगा क्या, कड़ाईकल, ठीक है, कड़ाईकल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट शेयर एनी बॉर्डर। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो बॉर्डर शेयर ही नहीं करता है। देखो भूटान, भूटान तो करता है, ऑब्वियस सी बात है भाई। ये देखो आप, हम लोकेशन देख लेते हैं, देखो ये जो है हमारा इंडिया और यहाँ पर नेपाल, ठीक है, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ये भूटान हो जाएगा, ये नेपाल हो जाएगा, ठीक है, ये सिक्किम बीच में। तो इन्होंने क्या पूछा है कि बॉर्डर कौन शेयर नहीं करता, तो भूटान तो बॉर्डर ऑब्वियस सी बात है शेयर करता है, इंडिया के साथ भी करता है और साथ में चाइना के साथ भी करता है। तो इसलिए चाइना और इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करने की वजह से ये सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश भी करता है,
इनमें कौन सा आपस में कोई सीन है? अच्छा, आपस में पूछा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपस में। तो इसमें ना भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश, भूटान ये रहा, अरुणाचल प्रदेश ये रहा, उसके बाद भूटान, मेघालय, ये मेघालय है, भूटान वेस्ट बंगाल, ठीक है, भूटान आसाम। तो आप क्लियरली देख लो, इन तीनों के साथ, इन तीनों के साथ आसाम बीच में आ जाएगा। तीनों के साथ कौन शेयर करेगा? भूटान अपना बॉर्डर शेयर करेगा, बट एक के साथ नहीं करता, वो है आपका मेघालय। तो ये वाला जो रीजन है ये थोड़ा सा यहाँ से दूर पड़ जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि भूटान और मेघालय आपस में शेयर नहीं करते हैं अपना बॉर्डर। बाकी भूटान बाकी सबके साथ करता है, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल और असम। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो वापस से मैं कह रही हूँ कि ज्योग्राफिकल लोकेशन पता होगी तभी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, वरना और कोई इनको करने का तरीका अभी तक तो नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन आफ्टर इंडिया? इंडिया के बाद कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर हिंदू पॉपुलेशन मिलती है? अगर आप बात करोगे कहाँ की, देखो हिंदू पॉपुलेशन इन द सेंस, वैसे तो हम बात करें श्रीलंका में, अगर आप चले जाओ वहाँ पर आपको बुद्धिस्ट पीपल मिल जाएंगे, बौद्ध रिलीजन को फॉलो करते हैं, साथ ही साथ म्यांमार में भी थोड़ा यही है, नेपाल में भी। ठीक है, तो इसके बाद जो सेकंड कंट्री है जहाँ पर ये रिलीजन फॉलो होता है वो क्या हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, भूटान में ना काफ़ी सारे मतलब अलग अलग रिलीजन के लोग मिल सकते हैं आपको। ठीक है, उसमें मुस्लिम रिलीजन के लोग भी आ जाते हैं और बाकी कुछ आदिवासी उस टाइप के भी आ जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमूर आइलैंड इज ज्योग्राफिकल क्लोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग? न्यूमूर आइलैंड इनमें से किसके पास है? अब देखो न्यूमूर आइलैंड कहाँ है, सबसे पहले यहाँ पे हम ज्योग्राफिकली बना लेंगे इस चीज को। ठीक है, देखो न्यूमूर किसके पास पड़ेगा? न्यूमूर है आपका साउथ में, तो पाकिस्तान के पास तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, म्यांमार के पास भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूमूर ऑलरेडी साउथ में है, म्यांमार आपका ईस्ट साइड हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश इस साइड हो जाएगा। तो न्यूमूर, न्यूमूर, हाँ न्यूमूर इधर ये वाला जो पोर्शन है, न्यूमोर साउथ में नहीं, यहाँ पे आएगा कोलकाता में। तो कोलकाता का न्यूमोर जो आइलैंड है वो किसके पास में पड़ेगा? बांग्लादेश। श्रीलंका तो साउथ में हो जाएगा, श्रीलंका कट कर दो, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। न्यूमोर आइलैंड इज लोकेटेड नियर बांग्लादेश। क्लियर है इतनी चीज? तो जितने भी ये पड़ोसी देश हैं इनको अच्छे से समझ लो ताकि क्वेश्चन छूटे ना कोई भी। मालदीव्स इज लोकेटेड साउथ ऑफ विच आइलैंड ऑफ इंडिया? मालदीव्स कहाँ पर लोकेटेड है? लोकेटेड साउथ ऑफ विच आइलैंड ऑफ इंडिया? अच्छा, मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में है? ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास जो मेजॉरिटी में वैसे तो अलग अलग आइलैंड अलग अलग जगह पर है, पर बाहर हमारे पास जो सी में है वो एक तो लक्षद्वीप है और एक कौन सा है हमारे पास? अंडमान निकोबार। तो इन्होंने कहा है मालदीव किस आइलैंड के साउथ में है, तो ऑब्वियस सी बात है मालदीव आपका पड़ेगा लक्षद्वीप के साउथ में। ठीक है, ये लक्षद्वीप और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मालदीव्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका जो अंडमान निकोबार है ये अलग है, ये ईस्ट साइड में पड़ जाएगा। मालदीव किसके साउथ में है? लक्षद्वीप। चलिए, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। जापान वाले जो आइलैंड है वो, जापान का जो आइलैंड है वो एशिया के ईस्ट में जाएगा। अंडमान निकोबार हमने कर लिया, अंडमान अलग है ग्रुप, निकोबार अलग है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैकमोहन लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड बस। अब देखो मैकमोहन ये आपकी है इंडिया और चाइना के बीच की लाइन। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच की जो लाइन होगी इसको हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसको बिल्कुल करेक्ट। इससे रिलेटेड जितनी भी लाइन से एलओसी है, ठीक है, एलएसी है, ये सब आप पढ़ लेना कि कहाँ कहाँ पर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ट्रैक इन भूटान इज कंसिडर्ड द क्राउन ऑफ भूटानीज ट्रैकिंग हायर सेकेंडरी। भूटान में कौन सा ट्रैक भूटानी ट्रैकिंग का ताज माना जाता है? ठीक है, इसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, विच ट्रैक इन भूटान इज कंसिडर्ड द क्राउन ऑफ भूटानीज ट्रैकिंग। यानी कि देखो ट्रैक तो आप समझते हो ना, मतलब जैसे जंगलों में ट्रैकिंग करते हैं ना, है ना, माउंटेन्स एरिया हो गए, फॉरेस्ट हो गए, तो वहां पर जो ट्रैकिंग होती है सबसे जो हाई ट्रैकिंग मानी जाती है, और क्राउन, उस ट्रैकिंग को एज अ क्राउन भी माना जाता है। भूटानीज का क्या है, वो क्राउन, ताज है। तो वो कौन सी ट्रैकिंग है, उस ट्रैक का नाम है सोमन ट्रैक। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, सोमन ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेपाल डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। किसके साथ नेपाल जो है अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो सबसे पहले नेपाल बना लो, तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका नेपाल है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आ जाएगा उत्तराखंड, यहां आपका आ जाएगा नेपाल, यूपी, ठीक है, बिहार, यूपी बिहार, सिक्किम। ठीक है, तो अब इसमें देख लो कि कौन सा नहीं होगा। वेस्ट बंगाल भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि वेस्ट बंगाल ऐसे पड़ता है, ऐसे करके। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा नहीं है। सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम हो गया, चलो सिक्किम के साथ करता है, बिहार के साथ करता है, वेस्ट बंगाल के साथ करता है, बट मणिपुर के साथ नहीं करता, क्योंकि मणिपुर यहाँ पर है, मणिपुर बहुत दूर है नेपाल से। क्लियर है इतनी बात? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि नेपाल मणिपुर के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट, विद विच नेबरिंग कंट्री डज इंडिया शेयर द सुंदरवन ट्रीज। किस नेबर कंट्री के साथ जो इंडिया है वो सुंदरवन फॉरेस्ट शेयर करता है? ठीक है, सबसे पहले समझ लो कि सुंदरवन ट्रीज कहां पर है। ये देखो, ये आपका वेस्ट बंगाल वाला एरिया, ठीक है, ये वाला, ये सारा वेस्ट बंगाल, और साथ ही साथ ये जो पोर्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बांग्लादेश। तो वेस्ट बंगाल का ये वाला जो पार्ट है और बांग्लादेश का ये पार्ट, यहाँ पर सुंदरवन ट्रीज पाए जाते हैं, सुंदरी के ट्रीज, सुंदरवन डेल्टा यहाँ पर है, यहाँ पर मैंग्रोव ट्रीज है। तो ये जो डेल्टा है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी है, सुंदरवन का डेल्टा। और कौन से कंट्री के साथ ये हो जाएगा फिर हमारा, यहाँ पे इंडिया पड़ गया, और ये क्या हो गया आपका, बांग्लादेश, ये वाला, ये वाला जो पोर्शन है ये बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश के साथ हमारा वेस्ट बंगाल यानी कि इंडिया जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है, सुंदरवन वाला बॉर्डर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द इंडिया चाइना बॉर्डर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्टर्स। तो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। ठीक है, ये रहा इंडिया, तो ये यहाँ से एक बॉर्डर लगता है, यहाँ से दूसरा, और यहाँ से तीसरा। 3 बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं हम, इंडिया वाले उसके साथ, चाइना के साथ। ठीक है, तो 3 सेक्टर्स में हमारा अलग अलग कंट्रोल पे ये बॉर्डर बटा हुआ है। सीधा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन पास लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखो ये आपका इंडिया और चाइना के बीच का जो पास है, यानी कि जिसको हम दर्रा भी बोलते हैं, ये इंडिया चाइना। देखो पास तो आप समझते हो ना, जब माउंटेन को कट करके बीच में से जो रास्ते बनते हैं ट्रैवलिंग के लिए, है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, तो वो क्या होते हैं, पास। तो बीच में ये सारा पास जो पड़ जाएगा वो है काराकोरम पास। ठीक है, काराकोरम पास। तो ऑप्शन नंबर सी बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काराकोरम पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन भूटान। भूटान की हाईएस्ट पीक क्या है, हाईएस्ट माउंटेन क्या है, गंगखर, गंगखर प्योनसम। ध्यान रखना ये भी आ चुका है क्वेश्चन,
मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखो भूटान के बारे में ही पूछ लिया कि भूटान की हाईएस्ट पीक, इंडिया की वैसे हाईएस्ट पीक देख लो कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है वो अगर हम वैसे देखें हिमालय के अकॉर्डिंग, ठीक है, देखो ये वाला जो आपका K2 है ना, K2 हमारा पड़ जाता है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें, पीओके वाले एरिया में, पीओके वाले एरिया में, ये जो पीओके वाला एरिया है जो पाक ने ऑक्यूपाइड कर रखा है पाकिस्तान ने, तो पीओके एरिया में आपका K2 पड़ जाता है। इस वजह से K2 को जो है हाईएस्ट पीक इंडिया की नहीं बोला जाता। अदरवाइज जो इंडिया का होल रीजन है जोग्राफिकल, उसमें इंडिया की सबसे हाई पीक K2 ही है, यानी कि K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन वैसे माना जाता है इसको छोड़कर जो आपका ग्रेटर हिमालय में ही पड़ता है, सिक्किम और इंडिया के बॉर्डर पर, ये सिक्किम और इंडिया के बॉर्डर पर ये माउंटेन पड़ता है जिसका नाम है कंचनजुंगा, ठीक है, कंचनजुंगा। तो कंचनजुंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हिमालयास, ठीक है। और वैसे अगर हम बात करें पीओके रीजन में, तो पीओके रीजन में इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है वो क्या है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब जैसे घुमा के पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि पीओके में हमारी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो फिर हिमालय में हमारी कौन सी है, तो ध्यान रखना पीओके अकॉर्डिंग हमारी अलग है, कंचनजुंगा अलग है, ठीक है। और वर्ल्ड में तो आपको पता ही है, वैसे वर्ल्ड वाला आजकल सवाल नहीं आता कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक बताओ, क्योंकि हलवा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बंद हो चुके हैं आना। चलिए नेक्स्ट है हाईएस्ट माउंटेन हो गया, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। तो इसमें ना हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे के सारे टॉपिक वाइज किए हैं, ठीक है, टॉपिक इन द सेंस कि मैंने आपको सारी चीजें समझाई है। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पर हमने देखा था क्या कि ये हमने जोन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। इसके रिगार्डिंग मैंने एक डायग्राम आपको बनवाया था, वो डायग्राम कर लेना कि कौन कौन से जोन में। उसके बाद नेक्स्ट में हमने देखा था जेट स्ट्रीम के बारे में, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम ये सारी चीजें मतलब ओवरऑल हमने क्या देख लिया है, ओवरऑल हमने सारे जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे स्पेशली नेबर कंट्रीज और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड वो हमने कर लिए, ठीक है। कोई अगर देखो ये वाला जो टॉपिक था ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है बाकी सारे चैप्टर्स में, बाकी एक दो बार अच्छे से देखोगे वीडियो को तो टॉपिक समझ में आ जाएंगे और क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाएंगे। बाकी कोई आपको डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, हम आपके साथ हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बाकी और कोई डिमांड है तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जनरल स्टडीज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। बाकी तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।